अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं और हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त की। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़ती तंजीमों के ज़रिए तमाम सेमिनार्स होते हैं, रैलियाँ मुनक़िद की जाती हैं, मुख्तलिफ़ तकारीब का अहतमाम किया जाता है और पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून तस्लीम किया जाता है। क्या वाकई जो है वो सहाफ़त आज़ाद है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बावजूद अहले सहाफ़त ने पाबंदियों के काले कवानीन और असीरी के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात भी पेश आते रहते हैं। इस दिन के मनाने का मकसद प्रेस फ्रीडम की बुनियादी असूलों पर एतमाद का इजहार और तशहीर, दुनिया में प्रेस फ्रीडम की मौजूदा सूरत हाल, आज़ादी सहाफ़त पर हमलों से बचाव और सहाफ़ती फ़राइज़ के दौरान कत्ल, ज़ख्मी या फिर मुतासिर होने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके साथ इजहार यकजहती करना। और इस दिन के हवाले से हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क इकबाल खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तहत हम बात करें तो पाकिस्तान का नंबर 145वां है। आज हम आज़ादी सहाफ़त का दिन मना रहे हैं। हमें भी सहाफ़त की आज़ादी के लिए कितना सफ़र तय करना है? मेरे ख्याल में सफ़र तो काफ़ी है, लंबा है और बहुत मेहनत की ज़रूरत भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये सिर्फ सहाफ़ी खुद या मीडिया के इदारे खुद नहीं, बल्कि सियासी जमातें और अवाम और हुकूमत मिल के अगर ये सफ़र तय करे तो शायद हम जल्दी अपने मंजिल तक पहुँच जाए। वरना अगर अलहदा सफ़र किया जाएगा तो फिर मुश्किलात ज़्यादा होंगे। जो अहम बात वो ये है कि आया हमारी रियासत और हमारी हुकूमतें जो है वो मीडिया को आवाम की और मुल्क की तरक्की में एक पार्टनर तस्वर करती है या एक विलन के तौर पर इसको देखती है। जब तक ये फैसला ना हो मेरे ख्याल में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त मीडिया को एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है, न कि पार्टनर के तौर पर। इकबाल खटक साहब, आज़ादी सहाफ़त मुल्क की तरक्की के लिए किस कदर अहम है? देखते हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जहां आज़ादी सहाफ़त का तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन वो मुल्क तेज़ी से मुआशी मैदान में तरक्की कर रहे हैं। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस निज़ाम हुकूमत के तख्त नीचे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो तमाम लोगों ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि हमने जमहूरियत के साथ रहना है। अगर आपने जमहूरियत के साथ रहना है तो उसके लिए मीडिया एक अहम जुज़ है और मीडिया जो है हुकूमतों का एहतिसाब करती है, लोगों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और जहाँ कहीं भी कानून की और इन हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है तो वहाँ पे ये जाके रिपोर्टिंग करता है। मेरे ख़्याल में कोई मुआशरा आज के जदीद दौर में मीडिया के बग़ैर ज़िंदा रहना मुश्किल है। मीडिया सिर्फ मालूमात नहीं देता है बल्कि ज़िंदगी भी बचाता है और हमें चाहिए कि हम इन मालूमात को इस तरह इस्तेमाल कर सकें कि हम ज़िंदगी बचाएं, न कि ज़िंदगी छीन लें। अच्छा, सहाफ़ी के किरदार के ऊपर भी कई ज़्यादा सवालात उठते हैं। बात ये भी होती है कि जी पहले सहाफ़त और तरह की हो रही थी, आज सहाफ़त और तरह की हो रही है। आज़ादी सहाफ़त के लिए सहाफ़ी बरादरी का अपना किरदार कितना ज़्यादा अहम होता है और क्या आज का सहाफ़ी भी इस मकसद के लिए पुरज़्म है? मेरे ख्याल में आप इस साल 13 मई को तकरीबन 30 साल हो जाएंगे जब पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए थे। और आप देख लें कि उस वक्त से आज तक सहाफ़त और सहाफ़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस आज़ादी को किसी न किसी तरीके से कायम रखा जाए। लेकिन इस आज़ादी के ख़िलाफ़ कई अवामिल अभी भी बड़े सरगर्दा हैं। सहाफ़ियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में और अब तक तकरीबन 2002 से अगर हम गिनना शुरू कर दें तो 150 के करीब सहाफ़ी कत्ल किए गए पाकिस्तान में। इसमें तकरीबन 70% के करीब टारगेट किए गए हैं, यानी वो निशाने पे थे। और उसकी तहकीकात में जहाँ तक हमें मालूमात हासिल है उनकी वजह मारने की सिर्फ उनकी सहाफ़ती काम थी। दूसरी तरफ आप देखें कि अब तक किसी भी सहाफ़ी की कातिल को सज़ा नहीं हुई है या उस सज़ा पे अमल नहीं हुआ है। सो लिहाजा पाकिस्तान में सज़ा से छूट का जो कल्चर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उससे उन लोगों को तक़वियत मिल रही है जो पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त और आज़ाद सहाफ़ी के किरदार से
खुश नहीं है और नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन महज़ब मुल्कों में शामिल हो जहाँ सहाफ़त महफूज है, जहाँ सहाफ़त जो है वो इंसानी तरक्की और मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इकबाल खटीक साहब, हम बात भी कर रहे थे हमजा और मैं कि सहाफ़त आज़ाद है भी या नहीं। आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, कहाँ स्टैंड करता है? हमारे सहाफ़ी किस हद तक आज़ाद हैं? देखिए, आज़ादी तो अगर आपने देखना ही है कि आप आज़ादी को किस उसमें ज़ाविये से ले रहे हैं। अगर आप सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे मसाइल जो हमारे इलाके में, हमारे इस खित्ते में है, उसके हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं, या दाखिली पॉलिसी में कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर बात करना चाहते हैं, या अगर साबिका कबायली इलाकों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है आज़ादी आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी और उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। सो आज़ादी जो है वो एक हद तक तो है कि आप सियासतदानों को जितने ज़्यादा बुरा बुला कहें, सियासत को बदनाम करें, सहाफ़त को बदनाम करें, सहाफ़ी को बदनाम करें, तो इस चीज़ इकबाल खटीक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और आज़ादी के सहाफ़त का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना है, सहाफ़ियों को कैदोबंद की सऊबतें जो हैं वो भी झेलना पड़ी हैं। हम देखते हैं ऐसे कई अशार लिखे गए कि जो सहाफ़ियों के लिए ख़ुसूसी तौर पर लिखे गए कि वो कुछ अपने कलम से तहरीर करना चाहते थे या अपनी ज़ुबान से कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहते थे, वो नहीं करने दिए गए। और 145वें नंबर पर अगर पाकिस्तान इस इंडेक्स में आता है तो ये वैसे शर्मनाक बात है। कई सहाफ़ियों ने अपनी जानें गंवाई हैं रिपोर्टिंग करते हुए। आप देख लें कोरोना के दौरान बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे थे जो हमें छोड़कर चले गए। सिर्फ आप लोगों तक ख़बरें पहुँचाने के लिए, आप लोगों तक मकसद जो था हमारा कि सहाफ़त करने का, उसको पूरा करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, सहाफ़त का मकसद क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन देना भी एक मकसद है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मकसद जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एजुकेट करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सहाफ़ियों के ऊपर, और सहाफ़ियों को भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और बेहतर तरीके से हम जो भी रोल अदा कर सकते हैं इस मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर, इस मुल्क की बेहतरी के अंदर और दुनिया की बेहतरी के अंदर, वो हमें किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे कोई सी भी आफात हो, हमेशा सहाफ़ी बरादरी आगे रही है और हमेशा अपना किरदार अदा करती रही है। इसी तरह से कोरोना के दौरान भी हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग स्क्रीन पर बैठ के, चाहे बाहर हमारे रिपोर्टर्स जो थे वो फील्ड में जाकर आप लोगों को इस हवाले से आगाही देते रहे, अदाद-ओ-शुमार आप लोगों से शेयर करते रहे, आप लोगों को बार बार बताते रहे कि आप लोगों का बाहर ना निकलना कितना बेहतर है आप लोगों के लिए और कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम आगे बढ़ेंगे, शरकपुर शरीफ की बात करेंगे। 3 साल कबल तामीर होने वाला तहसील कॉम्प्लेक्स जानवरों और आवारा कुत्तों की इस वक्त आमाजगाह नाजरीन बना हुआ है और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुकम्मल होने वाली बिल्डिंग अभी तक जो है वो फ़ाल नहीं हो सकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सालों गुजरने के बाद भी यहाँ एक भी अभी तक इंतज़ामिया का दफ्तर मुंतकिल नहीं हो सका। इस हवाले से शरकपुर शरीफ से कुर्बान अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। जी बिल्कुल, शरकपुर शरीफ में 3 साल कबल तमीर होने वाला तहसील कम्प्लेक्स जानवरों और आवारा कुत्तों की आमाजगाह बना हुआ है। सारा दिन पूरे कम्प्लेक्स में जानवर और आवारा कुत्ते नज़र आते हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तहसील कम्प्लेक्स की बिल्डिंग को मुकम्मल तो कर लिया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत की अदम तवज्जुही और लापरवाही के बायस कम्प्लेक्स की बिल्डिंग को अभी तक फ़ाइल नहीं किया जा सका। 3 साल गुजरने के बाद भी कम्प्लेक्स में इंतज़ामिया का एक दफ्तर भी मुंतकिल नहीं हुआ, जिसके बाद शहरी अपने काम करवाने के लिए दूर दराज दफातर में जाने के लिए मजबूर होकर रह गए हैं। शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया है कि तहसील कम्प्लेक्स की बिल्डिंग को जल्द अज जल्द फ़ाइल किया जाए और इंतज़ामिया के तमाम दफ्तर यहाँ पे शिफ्ट किए जाएँ ताकि इनको एक ही जगह तमाम सहूलियात मिल सकें। जी ठीक है कुर्बान, बहुत शुक्रिया आपका। जो मसाइल हैं वो उनसे आप हमें आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि अगर एक बिल्डिंग बन गई है तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा, फॉल कर दिया जाए एटलीस्ट। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल में कुछ मतलब वो क्या कहते हैं, ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रहेज़ है साकी। बिल्कुल, हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मट्टी बहुत ज़रहेज़ है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, पाकिस्तानी निजात डॉक्टर कमाल मुनीर को 3 साल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। हाँ जी, ऐसे ही है। डॉक्टर कमाल मुनीर 1 अक्टूबर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर का ओहदा संभालेंगे और डॉक्टर साहब इस्लामी मालियाती निज़ाम पर गहरी नज़र रखते हैं। वो गुज़श्ता 20 बरस से
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ जरीदे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स कह दिया जाए, द गार्डियन कह दिया जाए, इनमें जो है उनके कॉलम बाकायदगी से शाया होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी मैकगिल से साल 1996 में 2000 तक दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 5 प्रो वाइस चांसलर्स हैं जिनका काम यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी अमूर में वाइस चांसलर्स की मुआवनत करना है, और उनमें से आज एक ये भी हैं जो जिन्हें मुंतखब कर लिया गया, मुकर्रर कर दिया गया जो है अक्टूबर में जाके ये अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और 3 साल मुद्दत होगी। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान का ये हीरा साथ आज मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कमाल मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान का जो है नाम आपने रोशन किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर बनना आपके लिए कितने एजाज़ की बात है? पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ की बात है ही। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एक 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है जो 800 साल से दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जिसका शुमार होता है, तो उसमें इस तरह की पोजीशन मिलना वाकई एजाज़ की बात है मेरे लिए। तो सवाल जो है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए सोचने वाला ये है कि 800 साल तक एक यूनिवर्सिटी अपना स्टैंडर्ड किस तरह मेंटेन जो है वो रख सकी है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो और कोई 100 से ज़्यादा नोबेल प्राइजेस जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के पास है कि कैसे जो है वो हो सका। अगर हम आज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को लें जो उसमें से कई यूनिवर्सिटियां 50-70 साल पुरानी होंगी, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि 800 साल के बाद भी वो यूनिवर्सिटी मौजूद होगी? उसके क्या मुहर्रकात होते हैं? ये चीज़ें जो है वो सोचने वाली हैं। आपको लोग जो हैं वो किस तरह के जो है वो हायर करने हैं, एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो ओवरऑल जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है, जो सोसाइटी है, जो इकॉनमी है, जो पॉलिटिक्स है, वो किस तरह की होनी चाहिए, इंडस्ट्री जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, इदारे जो हैं वो किस तरह मजबूत होने चाहिए। आज हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो कई 100 साल के बाद भी जो है वो कायम हो। ये चीज़ें मेरा ख्याल है ज़्यादा सोचने वाली। बिल्कुल सही। डॉक्टर कमाल, ये भी बताइएगा आप कितने अरसे से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और तालीम के मैदान में आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत क्या हैं? मुझे कोई 20 साल हो गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। उससे पहले मैं अपनी PhD कंप्लीट कर रहा था, और जहाँ तक मेरे कोई रिसर्च इंटरेस्ट का ताल्लुक है कि किन चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है, एक चीज़ जिसके अंदर मेरी दिलचस्पी रही है वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आ रही हैं, ठीक है, उनको कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से बिजनेसेस, कौन से मुल्क जो हैं वो डोमिनेट करेंगे, किस तरह करेंगे, किस तरह किया जा सकता है, किस तरह नई टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके जो है वो मुल्कों की तरक्की की जा सकती है और बाकी नए बिजनेस मॉडल वगैरह बनाए जा सकते हैं। सो इंडस्ट्रीज चेंज किस तरह होंगी। दूसरा ये मेरी जो दिलचस्पी है वो है समाजी तब्दीली में, सोशल चेंज, कि समाजी तब्दीली किस तरह आती है, उसके क्या मुहर्रकात होते हैं, और जब नहीं आती तो क्यों नहीं आती। और तीसरी चीज जिसके अंदर मेरी कुछ दिलचस्पी है वो है इनइक्वालिटी। ठीक, जो फर्क है गरीब अमीर का वो बढ़ता चला जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जो है वो चला जा रहा है, और जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या ऐसी चीजें करते हैं कंपनियों के अंदर, जिस तरह कंपनियां स्ट्रक्चर होती हैं, जिस तरह लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जिस तरह उनको प्रमोट किया जाता है। चूंकि मैं बिजनेस स्कूल में हूं तो ऑर्गेनाइजेशन से मेरा जो है वो ज़्यादा ताल्लुक है और उसमें दिलचस्पी है। तो ये किस तरह जो है ये फ़र्क जो है, समाजी फ़र्क, ये बढ़ता चला जाता है और एक दफ़ा क्रिएट, क्योंकि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि देखें कोई आज मुझे और आपको जो है कोई टेस्ट दे तो शायद आपके ज़्यादा नंबर आ जाए, मेरे कम नंबर आ जाए, लेकिन ये कि जब वो इंटरजेनरेशनल ये चीज जो है वो चलती चली जाए कि जी गरीब का बच्चा गरीब ही निकले और अमीर का बच्चा अमीर ही निकले, तो वो कैसी चीजें हैं जो सेट हो गई होती हैं
जिसकी वजह से ये चला जाता है। तो इन चीज़ों में मेरी कुछ दिलचस्पी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है कि जब कोई फ़र्द कामयाब हो जाता है तो हम फिर उसके सफ़र को नहीं देखते हैं कि उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, कितनी रियाजत की होगी, कितनी मेहनत की होगी। तो आपको भी यकीनन अपने सफ़र के दौरान बहुत मुश्किलात का सामना रहा होगा। कौन सी मुश्किलात जिनका आपको सामना रहा, कामयाबी से कैसे मुकाबला किया आपने? मुझे भी वही, देखें मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो सारी पाकिस्तान के अंदर हुई। कैथीड्रल स्कूल में मैं पढ़ता था, कोई 100 रुपये उसकी फ़ीस थी। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है वो गया। उस वक्त वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी समझी जाती थी पाकिस्तान के अंदर। पहली जो है वो अफ़गान वॉर चल रही थी, तब ज़ियाउल हक का ज़माना था। और 4 साल की डिग्री कोई 5.5 साल में हमें मिली, क्योंकि हर 6 महीने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी। तो वो मुश्किलात मेरे लिए कोई ख़ास नहीं थी, सबके लिए ही थी। और साथ फिर आपको पता है बिजली नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लोगों के लिए इधर उधर जाने के लिए। फिर ये कि यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेटाइज होना शुरू हो गई थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुलना शुरू हो गई थी, जिसका ये मतलब है कि अच्छी यूनिवर्सिटियों ने फीसें ज़्यादा चार्ज करनी शुरू कर दी थी। अगेन, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत कम लोग जो हैं उनको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। तो आई वॉज लकी कि मुझे स्कॉलरशिप वगैरह मिला और मैं जो है वो चला गया। लेकिन ये कि मुश्किलात जो हैं वो तो एक सिस्टेमिक लेवल पे हैं, एक समाजी लेवल पे हैं, तो वो शायद बाकियों के लिए मेरे से कहीं ज़्यादा है। डॉक्टर कमाल, हम इक्वलिटी की बात कर रहे थे, मसावात की। पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने के बावजूद आपको कभी किसी रुकावट का सामना तो नहीं करना पड़ा? क्या मगरब में हम बात करें तो पाकिस्तानियों और मुसलमानों को वाकई बराबरी के असूलों पर मौक़े मिलते हैं? सिर्फ इसमें पाकिस्तानियों और मुसलमानों की बात नहीं है, क्योंकि इस पे बेतहाशा रिसर्च है। अच्छा। और वो रिसर्च ये शो करती है कि अगर मैं और आप जो हैं वो अपने नामों से अपना CV भेजते हैं कोई नौकरियों के लिए, 100 नौकरियों के लिए, तो कुछ जगह से शायद हमें जवाब जो है वो आएंगे। लेकिन अगर हम अपने नाम तब्दील करके अंग्रेजी नाम रख के जो है वो, तो हमें काफी ज्यादा जगहों से जो है वो जवाब आएंगे। तो ये तो है, इसके ऊपर बेतहाशा जो है वो रिसर्च। हमें ये भी पता है कि अगर आपका एक सोशल कैपिटल है, जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको आप जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग इम्पोर्टेंट जगह पे लगे हुए हैं वो उनको आप जानते हैं, तो अगेन आपको जो है वो एडवांटेज होता है। और उसके अंदर अगर आप इमिग्रेंट हैं, आपका नहीं है इस तरह का सोशल कैपिटल, आप जो है वो अंग्रेजी भी एक एक्सेंट के साथ, हैवी एक्सेंट के साथ बोलते हैं, तो जाहिर है आपके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होगी। फिर ये कि तो ये सारी चीज़ों के अंदर नज़र आती है कि पाकिस्तानियों की जो सियाफाम लोग हैं यहाँ पर, उनकी जो हेल्थ आउटकम्स हैं वो बहुत बुरी हैं। अच्छा। जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनके मुकाबले में। सो आप हेल्थ आउटकम्स ले लें, आप बाकी जो हैं वो चीज़ें ले लें, तो आपको ये साफ नज़र आती है। तो मैं तो शायद बच गया, क्योंकि एक चीज़ जो है वो उसके साथ मिल जाती है कि अगर आप एक पढ़े लिखे जो है वो जगह पे जो काम करते हैं, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यूनिवर्सिटी एक बबल है। लेकिन मेरी तरह का ये एक पाकिस्तानी जो वर्किंग क्लास से जिसका ताल्लुक है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करनी पड़ेगी मेरी निस्बत। तो ये सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता कि आपका रंग क्या है और आप किस जगह से हैं, ये भी करता है कि आपकी जो है वो सोशल क्लास जो है वो क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि कैथीड्रल से आपकी स्कूलिंग थी, उसके बाद गालिबन आपने UET का जिक्र किया, लाहौर में जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से आपने इंजीनियरिंग की। तो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, आप पाकिस्तान की सूरत हाल को अच्छी तरह समझते हैं, वो कैसे बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं? क्या कमी है, हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखें सारे नौजवान जो हैं वो एक जैसे नहीं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जब आप इनइक्वालिटी को देखते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, महंगे स्कूलों में जाते हैं, उनको, और उसके बाद जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं, और क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो तो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो जो 95% लोग हैं उनके लिए जो है वो बेचारे तो मेहनत कर ही सकते हैं, मतलब वो तो उनको तो करनी पड़ेगी मेहनत, उसमें तो जो है कोई शक नहीं है। लेकिन जो रियासत है उसके लिए पैगाम है
कि आपने जो है वो 90-95% जो आबादी है पाकिस्तान की, उसको जो है वो ऐसे है, वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बगैर एक बाजू के और एक टांग के। तो उनको जो है वो आप उस तरह की सहूलियात जो हैं वो मैसर करें कि अच्छी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो फ्री हों, अच्छे स्कूल जो हैं वो फ्री हों, और वाकई एक आला मेयार की तालीम जो है वो उनको दी जाए, ताकि उसके बाद वो जब मेहनत करेंगे तो जाहिर है उसका जो है वो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी चीज़ें तो वो यही कर सकते हैं यार कि मतलब आपस में मिलके जो है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ जो है उनकी सोबत में टाइम गुजारें, आपस में मिलके जो है ये चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि जो उनको स्कूल या यूनिवर्सिटी में वो तो ज़्यादा नहीं होगा। डॉक्टर कमाल, आपने कहा कि हमें अपने जो नौजवान नस्ल है उसको आला मयार तालीम देना होगा। पाकिस्तान में क्या समझते हैं यूनिवर्सिटी का जो तालीमी मयार है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, और बेहतर करने के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से इक़दामात हैं जो रियासती सतह पर उठाना बहुत ज़रूरी हो गए हैं? देखिए, यूनिवर्सिटियों को हमने डिग्री बेचने वाले इदारे नहीं बनाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही होगा। उस तरह आप 2000 यूनिवर्सिटियां नई भी बना देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वाकई जो है वो तालीम को बेचने के बिजनेस में है, वो डिग्रियों को बेचने के बिजनेस में है, तो उनका इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा यूनिवर्सिटी का कि आपको वाकई जो है वो कुछ सीखा जाए। उनको भी पता है कि आप डिग्री लेने के लिए आए हैं, और वो भी जो है वो कोई किताबी सी चीज़ें आपको बता के तो फारिग कर देंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी को वाकई एक हकीकी तौर पे एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाना है सोसाइटी में, आपको और बहुत सारी तब्दीलियां उसके इर्द गिर्द करनी पड़ती हैं। जैसे आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ती है कि आप जो इंजीनियर वगैरह निकाल रहे हैं, साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, उनकी खपत कहाँ पे होगी, उनको आप वाकई कोई चैलेंज दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बिजनेसेस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज के पास आज जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि जनाब ये हमारे पास मसला है, इसको आप किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड हैं बाकी की सोसाइटी के साथ, या वो अलहदा जो है वो खड़ी सिर्फ डिग्रियां जो है वो छाप रही हैं। तो ये चीजें और कई यूनिवर्सिटियां उनके मेयार बड़े अच्छे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर, बड़ा अच्छा मेयार है उसका, लेकिन अगर उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं तो आपको इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा यूनिवर्सिटियां जो हैं वो अच्छी बनाई जाए, ताकि ये कि अंदर भी एक खपत हो पढ़े लिखे जो है वो लोगों पर अच्छी जिनकी बुनियादी तालीम वगैरह। ठीक है डॉक्टर कमाल मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को हमें मज़ीद बेहतर बनाना होगा, सिर्फ डिग्रीज़ देने से हमारे मकासद हल नहीं होंगे। बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल, ऐसे में कारोबार से निकल कर बच्चों की जो प्रैक्टिकल नशोनुमा है या उनकी ज़हनी नशोनुमा है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। चलें, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।